देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार संसद में बोले। अपने भाषण के शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि उनके ग्रोथ एजेंडा को लेकर बहुत से सवाल हो सकते हैं और ऐसा होना स्वाभाविक है। मोदी ने कहा कि गुजरात में जो काम हुए उन्हें लेकर भी पहले लोग भरोसा नहीं कर पाते थे। मोदी के भाषण में किसानों की प्रगति, शिक्षा, रेलवे, स्किल डेवलपमेंट, महिला सुरक्षा, सबके घर में बिजली, ये सभी बातें हुई। लेकिन मोदी का ये विजन हकीकत की जमीन पर कब तक उतरेगा, क्या मुश्किलें उसके रास्ते में आ सकती है, इस पर हम कर रहे हैं खास चर्चा। हमारे साथ है इस पैनल में आदित्य बिरला ग्रुप के ग्रुप एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट डी राठी, वेब 18 के एडिटर इन चीफ आर जगन्नाथन, अमर उजाला ग्रुप के एग्जीक्यूटिव एडिटर MK वेणु और वरिष्ठ पत्रकार आकार पटेल। स्वागत है आप सबका। राठी साहब, एक जो खास चीज इस स्पीच में नजर आई और ये शायद मेरा ही व्यू हो कि बहुत ज़्यादा फोकस सोशल सेक्टर पर और रिफॉर्म्स पर हुआ और ये इस समय पर आ रहा है जब बजट अब से कुछ ही हफ्तों में है। क्या ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात होगी इंडस्ट्री या मार्केट के लिहाज से कि फिस्कल डेफिसिट की बात नहीं हुई, कंसोलिडेशन की बात नहीं हुई, GDP ग्रोथ की बात नहीं हुई? देखिए, ये एक स्पीच है, इसमें पॉलिटिक्स शामिल है और इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बाकी चीज़ें ओमिट हो गई है। अगर आप प्रेसिडेंट की स्पीच की एनालिसिस देखेंगे तो उसमें वो सब कुछ है जो आप सुनना चाहेंगे। ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई जो इस प्रेसिडेंट की स्पीच में मिस हुई हो। तो ये तो वो बहस पे जवाब दे रहे थे और सोशल सेक्टर को आप कैसे डिफाइन करते हैं उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि वो बोल रहे हैं कि मुझे एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करनी है, यानी कि आदमी को ट्रेनिंग देनी है कि कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्या बढ़े। अब आप इसे चाहे सोशल सेक्टर समझ लीजिए, चाहे ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ का मुद्दा समझ लीजिए, ये आप पर निर्भर करता है। और मैं समझता हूँ कि स्पीच काफ़ी इंस्पायरिंग थी। देखिए, लंबे समय बाद एक सरकार आई है जो बहुत स्ट्रांग है, इसका कन्विक्शन है और दे हैव गॉट करेज ऑफ कन्विक्शन, जिसको बोलते हैं कि वो ये उनका कमिटमेंट तो है ही, एक पूरा करने की काफ़ी बड़ी मतलब उनकी तमन्ना है। और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर आपके ड्रीम ना हो तो आपके एम्बिशन नहीं बनेंगे, एम्बिशन नहीं तो आप क्या कर पाएंगे। एक बात ये भी मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ज़रा एक्सपेक्टेशंस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। पर मैं समझता हूँ गवर्नमेंट धीमे धीमे इन सब चीज़ों को मॉडरेट भी करती जा रही है कि इन सब में टाइम लगेगा, ये सब कुछ एक दिन में नहीं होने वाला है। पर मैं समझता हूँ कि अच्छी शुरुआत है। फिजिकल कंसोलिडेशन, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच देखेंगे तो समय समय पर उन्होंने ये सारी बातें बताई है। सो आप इस स्पीच को केवल आइसोलेशन में नहीं देख सकती हैं, इसको आप कलेक्टिवली देखना चाहिए। और जगन्नाथन जी, शायद ये स्ट्रेंज होगा एक्सपेक्ट करना कि एक प्रधानमंत्री गरीबों की बात ना करें और जो पिछड़े तबके हैं उनकी बात ना करें, लेकिन साथ में ही उन्होंने हर चीज़ की बात की है और इसमें ज़्यादा सी चीज़ें ऐसे भी हैं जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। तो एक्सपेक्टेशंस की जो बात राठी साहब कर रहे थे, वो आपकी सड़क भी सुधारेंगे, वो आपकी शिक्षा भी सुधारेंगे, वो आपकी सेहत की जो फैसिलिटीज़ है वो भी सुधारेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं अपने आप के लिए। नहीं, मुझे लगता है कि ये पहला जो महीना है चुनाव के बाद वो बिग विजन स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, क्या कि ये अपना गोल है, ये हमारा प्लान है, ये हमारा दिशा है, हा? इसलिए लीडर को पहले क्या करना चाहिए, उनको बाई इन चाहिए कि सब लोग अग्री करें कि ये दिशा ठीक है, वो किया है। लेकिन अभी वो स्टेट्स को चुनौती दे रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर शिक्षा बढ़ाना है तो स्टेट्स में ही होगा, लेकिन वो कहते हैं आधा राज्य तो बीजेपी के हैं, इसलिए अगर वहाँ इम्प्लीमेंट होगा और आप नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो कहेंगे क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने इसके लिए पैसे दिए हैं और प्लान भी दिए हैं, स्किल बिल्डिंग सब कुछ है, आप क्यों। अगर वो स्टेट्स करते हैं तो मोदी जी उसके लिए क्रेडिट क्लेम कर सकते थे, देखिए मेरा विजन था और मुलायम सिंह ने भी कर दिया, तो उनको फिर से भी बेनिफिट होगा। इसलिए वो स्टेट्स को चुनौती दे रहे हैं कि हम साथ में रहेंगे, हम आपके एंटागोनिस्ट नहीं हैं, लेकिन स्लाइटली वो ऑल्सो चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम हैं आपके जगह लेने। MK वेणु जी, आपको किस तरह का एक मैसेज मिला है स्पीच से? क्योंकि बीजेपी की जो छवि है कि वो एक तरह से राइट ऑफ सेंटर है, मार्केट रिफॉर्म्स में वो विश्वास रखते हैं, और आज नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री के स्पीच में सोशलिस्ट मैसेज काफी स्ट्रॉन्ग। आपको लगता है कि एक मैसेजिंग की ये स्पीच रही थी और दोनों चीजें कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए, मेरा ये विश्वास है कि बीजेपी को
इस वक्त खासकर ये मोदी जी के नेतृत्व में एक राइट ऑफ सेंटर पार्टी और क्लासिकल जिसे कहते हैं लिबरल राइट विंग लिबरल पार्टी, जो कई अर्थशास्त्रियों ने आप ही के चैनल में और CNBC में बोला है कि ये कोई थैचरिज्म या रेगनिज्म को अडॉप्ट करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। ये मोदी जी का अभी तक आपने देखा होगा पूरा एम्फोसिस सोशल पॉलिसी पे है, पूरा एम्फोसिस इनका स्टेट को रीइन्वेंट करने पे है कि स्टेट जो चीज़ें मुहैया करानी चाहिए गरीबों को, सिटीजन्स को, पिछले 40 साल में नहीं हुआ है, जो पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सर पे एक छत, 24 आवर्स 24 घंटे बिजली, ये सारी चीज़ें ये सब स्टेट सर्विसेज हैं। और मेरा मानना है कि अगले 5 साल इनका पूरा फोकस स्टेट को रीइन्वेंट करना, स्टेट सर्विसेज को इम्प्रूव करना, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड, हर एक फार्म में पानी ले जाना, तो ये इनका जो एम्फोसिस है वो इन चीज़ों पे होगा। और जो अभी तक जो पिछले 20 साल में ये सोच थी कि भाई मार्केट रिफॉर्म्स, प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ और 8-10% GDP ग्रोथ से अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो हुआ नहीं, क्योंकि स्टेट जो है बहुत ही पिछड़ गया है। जो हमारा स्टेट अपैरेटस है और दुनिया में आप देखिए स्टेट नहीं, लेकिन यही है, आप जैसे एक मैसेज है कि मैं पूरी घर की बदल डालूंगा, वो एक ऐसा पोजीशनिंग करके लाए हैं और ये कैंपेन में भी चलाया और आज उनकी स्पीच में भी दिखा कि आपकी जो बड़ी बहुत ही बेसिक दिक्कतें हैं उन सब पर काम होगा। क्या ये एक तो 60 महीने में हो पाएगा? और इसलिए शायद उन्होंने कहा कि कम से कम हम सपने तो देखें। मॉडरेशन, एम्बिशन या एक्सपेक्टेशन की मॉडरेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई आज से। हमें मानना होगा कि जिस जुबान से उन्होंने कैंपेन किया था 2014 के चुनाव में, वही जुबान वो आज लोकसभा में लाएं। और सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के कहना कि 2022 तक सबको घर मिल जाएगा, सबको बिजली मिल जाएगी, सबको पानी मिलेगा, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं कि जो कैंपेन की जो जुबान होती है वो गवर्नेंस में ले आते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है मोदी साहब की कि जो वायदे उन्होंने किए थे, जो काम करने का जो प्रॉमिसेस थे उनके, वही जुबान आज वो सेंट्रल हॉल में लाए हैं। तो ये एक अनयूजुअल चीज़ है। इसमें हो सकता ये है कि 1.5-2 साल बाद जब कुछ ना हो, जब घर ना बने, जब बिजली ना आए यूपी में, बिहार में, तो यही जो वाणी है उनकी उनके खिलाफ जाएगी। जब जो उन्होंने स्पेसिफिक चीज़ों की बातें की, जैसे कि कहा कि दाल में कोई रिसर्च नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ भाई? वो चावल में भी नहीं हुआ, गेहूं में भी नहीं हुआ। गेहूं में जो हुआ है वो बाहर से आया है यहाँ पर। तो अपने कांधों पर लेना ये एक बहुत ही अच्छी बात है, अकाउंटेबल बात है। ये डिलीवरी का हमें देखना होगा। उनको तख्ता लिए जुमा 8 दिन हुए हैं, 1, 2, 3, 4 महीनों में हमें और शायद जिस तरह की स्क्रूटनी इस सरकार की हो रही है दिन ब दिन, वो पहले कभी ना हो। लेकिन इस तरह की स्क्रूटनी इसलिए हो रही क्योंकि दावे भी इस तरह के किए हैं और इतनी उम्मीद से ये सरकार चुनी गई है। संजीव आगा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस वक्त कॉर्पोरेट एक्सपर्ट है ये। आगा साहब, आपको किस तरह से दिखाई दिया नरेंद्र मोदी का पहला स्पीच एज प्राइम मिनिस्टर संसद में, और क्या मैसेज मिल रही है? क्योंकि सबसे बड़ी जो उम्मीद है कि इकोनॉमी को किक स्टार्ट करे, क्या उस तरह की आपको एक मैसेज मिली आज? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको लंबा जवाब दूंगा क्योंकि मैसेजेस तो उनकी ढेर सारी थी और उनमें इतने आइडियाज़ हैं कि अगर आप 2 घंटे और देते तो भी आप सुनते रहते, वो बोलते, क्योंकि उनके पास आइडियाज़ की कमी नहीं है जी। बातें तो मैं भी पॉइंट्स जो कहते हैं कि ये मुद्दा उठाया वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी में एक फ़र्क मुझे लग रहा है कि ये अपने आप को एक तरह से हिंदुस्तान का मैन ऑफ डेस्टिनी, और इनको एक ऑब्सेशन है कि अगले 10-15 साल में हिंदुस्तान की शक्ल बदल दें। तो ये मुझको एक डिटर्मिनेशन लग रहा है, और ये सब जो गोल्स हैं इनके विचार में ये खाली गोल्स नहीं है, इनके पीछे काफ़ी विचार किया गया है, थोड़ी प्लानिंग करी गई है और इनको लग रहा है कि इनको कैसे करा जा सकता है। अब इतना बड़ा चेंज हिंदुस्तान जैसी कंट्री में करने के लिए 3 चीज़ों पे आपको 3 लीवर्स ऑफ कंट्रोल बहुत ज़रूरी हैं। एक तो खैर आपके पास क्लैरिटी और एम्बिशन होनी चाहिए, मगर आपको लोगों को साथ लेना होगा।
जैसे 1940s और 1950s में पंडित नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, जी। वो हमेशा कम्युनिकेट करते थे। लोगों को आप साथ ले चलिए तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है और आपको वक्त मिलता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन पहले दिन से हो जाती है तो आपको वक्त मिलता है। और आज नरेंद्र मोदी ने बात करी कि डेवलपमेंट का एक जन आंदोलन करना चाहिए, तो ये मेरे समझ में उन्होंने सोच के करा है। दूसरा, उनको अपनी पार्टी पे कंट्रोल चाहिए। अब बिल्कुल। पार्टी में तो कुछ तरह से लोग कांग्रेस से बहुत अलग नहीं हैं, 19-20 ही हैं। तो मेरे समझ में उनका ये प्लान होगा कि आज जो अच्छे हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और जो अच्छे नहीं हैं उनको न्यूट्रल रखेंगे, लेकिन न्यूट्रलाइज करेंगे। थोड़ा बहुत उन्होंने ऐसा ही कुछ गुजरात में करा था। जी। तीसरी चीज़ उनको चाहिए होगी इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करना। ये खाली ब्यूरोक्रेसी से नहीं होगा, कुछ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने होंगे। इसके बारे में हमने ज़्यादा नहीं सुना है। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको वक्त मिलने के लिए गवर्नमेंट को स्कैम से मुक्त, उन्होंने कहा है स्कैम फ्री, स्कैम गवर्नमेंट टू स्किल गवर्नमेंट। स्किल गवर्नमेंट में जैसे बिल्कुल। डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में था कि मुझे मालूम नहीं है, ये अब नहीं चलेगा। तो ही विल हैव टू इंश्योर कि कहीं भी स्कैम ना हो। इनफैक्ट ये ये एक बहुत बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग बात, और राठी साहब आपको यहाँ मैं लाना चाहूंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ कंपैरिजन किया संजीव आगा ने। वहां पर एक सिचुएशन था जहां प्रधानमंत्री को शायद पता नहीं था क्या हो रहा है या उन पर पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं डाल पा रहे थे। यहाँ पर रिवर्स हो रहा है, सब जिम्मेदारी एक तरह से नरेंद्र मोदी जी अपने कांधों पर ले रहे हैं। कल अगर किसी मिनिस्ट्री में गड़बड़ हुई या इनएफिशिएंसी हुई तो शायद नरेंद्र मोदी को ही सवाल पूछेंगे। देखिए, अपन क्या कर रहे हैं कि अपन सिर्फ वर्ड्स पे जा रहे हैं, उसकी स्पिरिट आप देखिए। कोई आदमी ये बोल रहा है कि मैं सबके, जैसे कि ही इज ए लीडर, वो पार्टी के लीडर हैं, सरकार के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं। अब मैं ज़्यादा कंपैरिजन में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पॉलिसीज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप टेबल बनाने बैठेंगे तो दोनों साइड में शब्दों के हेर फेर के अलावा वही मुद्दा नजर आएगा, लेकिन फ़र्क है एग्जीक्यूशन में। जैसे कि मेरे दोस्त संजीव आगा जी ने कहा कि बहुत सारी बातें, लेकिन देखिए इतनी सारी लिस्ट पेंडिंग रही है। आपकी पॉलिसीज हैं वो एकदम, अपन लोग जिसको बोलते हैं पॉलिसी पैरालिसिस था, कुछ हो नहीं रहा था, तो मुद्दे बहुत उठेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुद्दों को इग्नोर करें। जैसे आप बोल रही थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, ये बेसिक नीड हैं, इनको आप कब तक इग्नोर करेंगे? मतलब आप कैसे किसी को बोल सकते हैं कि तेरी हेल्थ ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम काम करते रहो, कि तुमको पढ़ाएंगे नहीं। मोदी जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, बड़ा छोटा एग्जाम्पल है, कि एक वर्कर का जो खुद साइकिल रिपेयर कर रहा था, उसकी थर्ड जनरेशन भी साइकिल ही रिपेयर कर रही है ना। ये ग्रोथ नहीं है। और आप ये बोले कि सोशल मुद्दे हैं, देखिए कोई भी ग्रोथ जिसका फायदा अगर कॉमन आदमी को नहीं मिले तो वो बराबर ग्रोथ नहीं है। इससे सोशल रिवोल्यूशन हो सकती है। आज चाइना के बारे में लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि वहाँ ग्रोथ बहुत है, लेकिन ही सिटिंग ऑन ए वल्कनो, कि किसी भी दिन सोशल क्रांति वहाँ आ सकती है। तो देखिए, फ़ायदा ग्रोथ का जब भी होता है जब इसका फ़ायदा गरीब लोगों को ज़्यादा जाए। मैं कोई सोशलिस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि फ़ायदा उसी को जाएगा जो काम करेगा, लेकिन आप पहले उसको काम करने के लायक बनाइए। इसीलिए अपन बोलते हैं ना 3 E's, एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, दैट इज ट्रेनिंग, एंड थर्ड यू प्रोवाइड इन द एम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये सब करने के लिए क्या नरेंद्र मोदी को राज्यों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी? और क्या इसलिए आज हमने देखा कि राज्यों की तरफ उनका रुख थोड़ा नरम पड़ता हुआ दिखा? इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की विजन की, जिसकी एक और झलक आज मिली उनके स्पीच में। हमारे साथ है एक शानदार पैनल जो डिस्कस कर रहा है कि राज्यों का कितना बड़ा योगदान इसमें होगा। आकार, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि तमिलनाडु की प्रशंसा की, पश्चिम बंगाल की प्रशंसा की, हाँ छत्तीसगढ़ भी की, तो यहाँ उनकी ये सरकार है, लेकिन ममता बनर्जी और जयललिता की तरफ ये एक हाथ बढ़ाने का संकेत रहा, क्योंकि अगर उन्हें आगे बढ़ना है और इतनी सारी चीजें करनी है तो राज्यों को साथ में लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जब तक मोदी साहब इस जुबान से बात करेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, तो उनको कांग्रेस के राज्यों का भी समर्थन मिलेगा। ये मुद्दे ऐसे हैं जिनका ढंढोरा पीटती है कांग्रेस हमेशा। तो कांग्रेस की बड़ी एक हिपोक्रेसी होगी जो मोदी साहब इन मुद्दों पे जो आगे बढ़े और कांग्रेस फिर कहे कि राज्यों में उनका समर्थन नहीं देंगे। मेरा ये मानना है कि बहुत हद तक जो आज कहा उन्होंने, उसके
इम्प्लीमेंटेशन और रोल आउट में जो उनकी पॉलिसियां बनी तो उनको तकलीफ नहीं होगी। और मुश्किल तब होगी जब फिस्कल डेफिसिट की बात हो, कंसोलिडेशन की बात हो और इन सब प्रोग्राम को काटने की बात हो, तब कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। काफी जो राज्यों के नाम आपने लिए, उन राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी खड़े हो जाएंगे कि इस तरह की बात आपने पहले कही और बाद में आप कह रहे हैं कि इन प्रोग्राम्स को डिसमेंटल किया जाए। तो यहाँ पर संजीव, आपको लगता है कि कैच होगा? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप आखिरी आदमी को साथ में लेकर जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल सही बात है, इसे कोई मना नहीं कर सकता। दूसरी तरफ आपका एक ब्लोटेड फिस्कल डेफिसिट है, आपको जल्द से जल्द कुछ कदम लेने पड़ेंगे जो पॉलिटिकली सेंसिटिव होंगे। बैलेंस कोई भी कैसे बनाएगा? क्या रास्ता आपको दिख रहा है आगे? देखिए, कुछ हद तक ये प्रॉब्लम्स हैं, बट कुछ हद तक ये इमेजिनरी प्रॉब्लम्स हैं। भारत एक बहुत मिसमैनेज्ड कंट्री है, तो मिसमैनेज्ड कंट्री की वजह होती है, इसीलिए वो मिसमैनेज्ड है। तो ये नहीं मैं कहूँगा कि वजह कुछ नहीं है, वजह हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं। मगर मिसमैनेज्ड कंट्रीज जैसे कंपनी होती है, मिसमैनेज्ड हो तो उसमें आप कुछ अच्छा काम करिए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, और जब रिजल्ट्स आने लगते हैं तो फिर सब लोगों का साथ भी मिलने लगता है। तो अब ये नरेंद्र मोदी जी की स्किल है कि ये चेंज जनता को साथ लेकर, पार्टीज़ को लेकर, स्टेट्स को लेकर, वो कैसे इस चेंज को कर पाएंगे ताकि उनको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए टाइम मिले और गलतियां कम से कम करें, उनकी नियत और उनकी ट्रस्ट करे जनता। तो ये उनकी स्किल होगी। अगर ये होने लगा और कंट्री बदलने लगी तो आप देखिएगा ये फिस्कल डेफिसिट तो कोई खेत की मूली नहीं है, इनको सॉल्व करना। अगर आप बम्बई सिटी में मैं हूँ, यहाँ के ट्रैफिक को अगर आप सुधारेंगे थ्रू शेयर मैनेजमेंट, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसमें कौन सा फिस्कल डेफिसिट चाहिए, कौन से फंड चाहिए? इसे कहते हैं तो ये सब सेंटिमेंट चेंज। आज फिस्कल डेफिसिट Sentiment कोई और खेत की एक मूली नहीं लग standards रही बदल जाते है। हैं। 6 महीने पहले तक यहाँ फांसी का फंदा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें कोई इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स से थोड़ा ना कंट्रीज बनती हैं। कंट्रीज बनती हैं जब लोग मेहनत से काम करते हैं और ईमानदारी से। राठी साहब, आपको लगता है सेंटिमेंट चेंज कम से कम एक बहुत बड़ा पुश है? बिल्कुल, सेंटिमेंट चेंज होने से आदमी की सोच बदलती है, उसके एक्शन बदलते हैं। आज देखिए, आप 3 महीने पहले किसी इंडस्ट्री से बात करते, कोई कैपेसिटी बढ़ाने की बात नहीं कर रहा था, लेकिन आज हर आदमी अपनी प्लान रेडी कर रहा है। उसको लगता है डिमांड ग्रोथ होगी, मेरी कैपेसिटी जो लगी हुई यूटिलाइज हो जाएगी, तो आई विल बिल्ड कैपेसिटी पहले से बना के रखूँ। अब आपने जो फिजिकल डेफिसिट और उसकी बात की, अपने इंग्लिश में एक वर्ड है लो हैंगिंग फ्रूट। ऐसे बहुत से सरकार के पास बहुत एसेट्स हैं, अब उनको कैसे प्रॉपर्ली चैनलाइज करें, सिर्फ इसका सवाल है। देखिए, एक मुद्दा जो बीजेपी बराबर उठा रही है वो है ब्लैक मनी का। ये कम से कम समझिए कि $1 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। लेकिन यहाँ पर राठी साहब, जस्ट टू ऐड इन, जब ब्लैक मनी बाहर से लाने की बात करती है बीजेपी या एनडीए सरकार, तो लोग ये भी कहते हैं कि ब्लैक मनी जितना अंदर है, पहले उसको तो हम थोड़ा नियंत्रण में लाएं। अभी क्या है, पहले कौन को छोड़ देना चाहिए। सवाल ये है कि बाहर की और अंदर की वो कैपिटल अगर आ रही तो उसको कैपिटल को अंदर लाने देना चाहिए। दूसरा ये है कि आज देखिए, आप कितनी चीज़ों पे सरकार अपना कंट्रोल बना के बैठी है। आप बोलते हैं बैंकों को कैपिटलाइज करना है, रिकैपिटलाइज करना है, उसके लिए 11,300 करोड़ का प्रोविज़न है, विच इज़ प्रीटेंस, इतने में कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन इसके अगेंस्ट में आप ऐसे सोचिए कि आप बैंकों को मिला के एक वर्ल्ड क्लास बैंक बनाइए। स्टेट बैंक, इतनी सब्सिडी क्यों चाहिए? अब मिलाइए, उनको बड़ी बैंक बनाइए, फिर पब्लिक से पैसा लीजिए। पब्लिक के पास पैसा है इन्वेस्ट करने को। आज डोमेस्टिक सेविंग है आपकी, वो गिर के 38% से 30% आ गई है। आप उसको बढ़ावा दीजिए। छोटी सी चीज़ करने से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अब ये किसने बोला कि जो आपको सेविंग का डिडक्शन उसको 1 लाख पे 20 साल से फ्रोजन कर दीजिए? देखिए, सेविंग है और टैक्स है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर किसी आदमी ने सरकार को 10 साल के लिए पैसा दे दिया है तो ये एक तरह से टैक्स ही है। ये सरकार के पास 10 साल में कमा के लौटाना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ये सारी चीजें एमके वेणु हम बजट में देख सकते हैं? जिस तरह से टैक्स रिफॉर्म्स की बात की है राठी साहब ने, क्या ये सब चीजों की झलकियां अब से कुछ ही हफ्तों में आने वाले बजट में दिखेगी, या उसके लिए अगले वित्तीय वर्ष तक इंतजार करना होगा? देखिए, मेरा मानना है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बजट में कुछ रोड मैप जरूर बहुत क्लियर रोड मैप टैक्स रिफॉर्म्स पे उसको बिल्कुल
अनवेल करेंगे, और खासकर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का रोड मैप और एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स और जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस को लेके जो बवाल हुआ था पिछले 2 साल में, वो सब क्लियर होगा। मगर मेरा मानना है कि अरुण जेटली जो रिफॉर्म्स, जो मार्केट रिफॉर्म्स वाली भाषा वो बोलेंगे, और मोदी जो स्टेट सर्विसेज जो गरीबों तक पहुंचाने का जो उन्होंने वायदा किया है, ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो आजकल 3 लाख करोड़ साल में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के थ्रू कई स्टेट्स में जो स्कीमें बनी हैं, हेल्थ को लेके, सर्व शिक्षा अभियान को लेके, और भी कई जो उन सब चीज़ों पे मोदी फोकस करेंगे, और अरुण जेटली मेरे ख्याल कॉर्पोरेट सेक्टर और उनके नीड्स पे फोकस करेंगे। और ये इनकी 2 तरह की मैसेजिंग होगी। एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मार्केट और कॉर्पोरेट्स होगी, और मोदी जी पूरा मतलब अपना फोकस उस पर रखेंगे, जिसकी बात उन्होंने ज्यादातर आज करी है, और बीजेपी मैनिफेस्टो में भी जिसमें बहुत फोकस हुआ है। यानी जगन्नाथन जी, नरेंद्र मोदी जो आम जनता है, गरीब है, उनको एलियनेट करने का रिस्क नहीं लेंगे। अरुण जेटली के जिम्मे वो सब हुआ है, लेकिन फिर भी जो सब्सिडी का एक बड़ा बोझ है, और मेरे ख्याल से एक एस्टिमेटेड 2.5% जीडीपी का सब्सिडी में जाता है, उसको कंट्रोल करना क्या इतना आसान होगा? क्योंकि यहाँ पर काफी ऑप्टिमिस्टिक बात हो रही है, लेकिन थोड़े रियलिज्म में जब देखें, जैसे ही पहला कट होगा काफी आवाजें भी उठेंगी। लेकिन एक्चुअल कट नहीं होगा। क्या करने वाले हैं, ये प्रॉब्ली सब्सिडी को सीलिंग दे देंगे। जैसा देखिए, आज एलपीजी का सब्सिडी है 430 रुपया पर सिलेंडर, राइट। अगर आप कहें कि 400 मेरा सीलिंग है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, उसके बाद में आप प्राइस जैसे क्रूड का प्राइस बदलता है, आप एक्चुअल प्राइस ऑयल कंपनीज को उसका माने 2 साल में इनका जो सब्सिडी बिल है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये आपने फिक्स कर दिया। अगर आप डीजल अभी 2 रुपये 80 पैसे में सब्सिडी है, अभी 2 महीने में वो भी खत्म हो जाएगा। इसे और आप केरोसिन क्या कहेंगे, अगर 30 रुपये पर किलो मैं लिमिट दूंगा, उसके बाद में इंक्रीज आप मंथली इंक्रीज करते रहिए। अगर ये करेंगे तो फिर सब्सिडी एज अ टोटल ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम होते जाएगा। और इनका लो हैंगिंग फ्रूट, जैसे राठी जी कह रहे थे, 1 लाख करोड़ इजी मनी है इस साल में, सिर्फ नॉन गवर्नमेंट कंपनी जो गवर्नमेंट ओन करती है उनकी शेयर बेचने से। लाइक सूटी का जो 3 है, 50,000 करोड़ निकाल सकते हैं। अगर आप हिंदुस्तान जिंक और बाल्को को बेचते हैं रेसिजुअल स्टेक, उसमें 20-25 हज़ार करोड़ मिल सकता है। बैंकों को कहिए कि आप 5% डाइल्यूट कीजिए, 51% से कम, 51% मिनिमम रखिए, वहाँ 20-30 हज़ार करोड़ वहाँ मिल जाएगा। 1 लाख करोड़ इजीली मिल जाएगा ये सर, सिर्फ नॉन गवर्नमेंट एसेट सेल से। बिल्कुल। तो यहाँ पर अंत में टॉप 3 अगर प्राथमिकताएं हम जाने हमारे एक्सपर्ट पैनल से। आगा साहब, आपके मुताबिक लो हैंगिंग फ्रूट की बात की जगन्नाथन ने, लेकिन इतनी सारी बातों को टच किया है नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में। एक 60 महीने के आउटलुक के साथ टॉप प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या है आपके मुताबिक? देखिए, मुझे तो जो उन्होंने बातें करी हैं वो सभी में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को करा नहीं जा सकता है, उनको सोचा कौन सी गया फाइल पहले खोलें? ही करना होगा। लेकिन मेरा अनुमान जो है जो वो करेंगे और जो होनी चाहिए, आप देखिएगा, आज 2 महीने छोड़ दीजिए, इस वक्त में तो आप बजट देखेंगी और बजट में दिशा देखेंगी, और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स मेरे समझ में आएंगे, जीएसटी फलाना ढिमाका। लेकिन आप 6 महीने में देखिएगा कि नरेंद्र मोदी का जो पूरा रुझान है वो फिनेंशियल मार्केट्स की तरफ कम है। मैंने सुना है उन्होंने 4 बार चाइना को विजिट किया है, और जब जाते हैं तो आंखें उनकी इधर उधर जाती हैं, देखते रहते हैं। आप देखिएगा सिविल इंजीनियरिंग साइड में, प्रोजेक्ट साइड में, रेलवेज में, फ्रेट में, इनमें ऐसे नई दिशाएं खुलेंगी। उधर आपको देखेगा कि ये अपॉर्चुनिटीज है जिससे इन्वेस्टमेंट होगा, ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, अगर सिंप्लीफाई करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और फूड इन्फ्लेशन शायद जो उनकी एक टॉप प्रायोरिटी रहेगी। वेनु, आपके मुताबिक टॉप 3 प्रायोरिटी संक्षिप्त में? देखिए, एक तो टॉप प्रायोरिटी होगा ये जो ड्राउट सिचुएशन जो प्रेसिडेंट ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहा है, उस पर ऑलरेडी बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया अपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, और उससे जुड़ा हुआ है फूड इन्फ्लेशन।
और दूसरी प्रायोरिटी इनकी होगी ये जो तमाम स्कीमें जो पिछले यूपीए की चली है उसको ये कंसोलिडेट और भी करेंगे और विड्रॉ नहीं करेंगे कोई स्कीम, जैसे मनरेगा वगैरह पे उसको एसेट से लिंक करेंगे। और तीसरी ये टैक्स सिस्टम को बहुत सिंप्लीफाई करेंगे और ये जो सिंगल विंडो का जो उन्होंने वायदा किया है उस पे भी मेरे ख्याल ये प्रायोरिटी लाएंगे और इन्वेस्टमेंट को रिवाइव करने की बहुत कोशिश होगी अगले 6 महीने। आका, टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? मेरे नजदीक ये जो सरकार का जो ढांचा है 300-400, हम जब बात करते हैं गवर्नेंस की तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चीज है, तो वो ये चीज है कि 350-400 IAS अफसर को लेकर कोई काम करे। तो इस ढांचे को, वही ढांचे को लेकर इतना बड़ा बदलाव कैसे लाना, उसका स्ट्रक्चरिंग कैसे हो, इस पर उनका फोकस रहेगा अगले 2 या 3 महीनों में। राठी साहब, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो रिपीट करनी पड़े क्योंकि आपने प्रायोरिटी की बात करी है, समय कम बातें ज़्यादा। बिल्कुल। तो सबसे पहले चीज़ गवर्नेंस रहेगी जी। अगर गवर्नेंस सुधर जाती है तो मैं समझता हूँ कि 80% मैटर सर, हर आदमी अपना काम ढंग से कर रहा है, देश की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वही सॉल्व हो गई। दूसरी, देखिए हम तो कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हैं, हम उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे कंट्रोल में है और वो है कॉस्ट। आपने सब्सिडी की बात करी, सरकारी खर्चे की बात करी, आज इनमें कितनी इनएफिशिएंसी है। अगर आप उसको हटाए तो खर्चा 40% कम होगा, फिजिकल डेफिसिट भी कंट्रोल में आएगी। लेकिन इसमें सवाल ये है कि यू हैव टू फायर ऑन ऑल सिलेंडर्स। आप ये नहीं कर सकते ग्रोथ पे ध्यान दे दिया, खर्चे पे ध्यान नहीं दूंगा। यू हैव टू टैकल एवरीथिंग बिकॉज आज कई सालों से पॉलिसी एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं हुए हैं, उनको एक साथ लेना पड़ेगा चाहे कितनी भी मजबूरी हो। और थर्ड, मैं ये कहने से कभी नहीं थकता कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको ध्यान देना होगा। ओके, ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फायर ऑन ऑल सिलेंडर्स, ये मैसेज निकल कर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।